नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोड दी गड्डी में। आज हम कक्षा 12 हिंदी का पाठ नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम लेखक परिचय, उसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ का सारांश, उसके बाद हम समझेंगे पूरे पाठ को और फिर अंततः प्रश्नोत्तर हम करेंगे। तो आपको एक ही बार में लगभग 25 से 1 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें इस पूरे पाठ को एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि है धर्मवीर भारती, क्षमा कीजिएगा लेखक धर्मवीर भारती। हालांकि इन्होंने काव्य भी लिखा है तो हम इन्हें कवि लेखक कह सकते हैं। तो लेखक धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 26 में हुआ। तो 26 भारती याद रह जाएगा, 26 भारती। सन 1926 में धर्मवीर भारती जी का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने प्रारंभ में परिमल संस्था में जुड़ करके कुछ कार्य किया, सक्रिय भागीदारी इन्होंने निभाई। उसके पश्चात इन्होंने धर्मयुग नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी रचनाएं हैं वे मुख्यतः यहां पर लिख ली है मैंने, तो आपको मैं याद करवा देता हूं। देखिए, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, सपना अभी भी। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और सपना अभी भी। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और सपना अभी भी। अंधा युग इन्होंने काव्य नाटक लिखा है, यानी ये पद्य रूप में है। अंधा युग याद रह जाएगा, धर्मवीर भारती का अंधा युग बहुत ही प्रसिद्ध काव्य गीत में से है। फिर है कहानी, कहानी बड़ी प्यारी है इनकी, दोनों तीनों कहानियां देखिए। मुर्दों का गांव, पूरा गांव कैसा है? मुर्दों का गांव है और उस गांव में बंद गली है एक, उस बंद गली का आखिरी मकान है। तो मुर्दों का गांव में बंद गली का आखिरी मकान, और इस मकान से रास्ता जाता है स्वर्ग की ओर और पृथ्वी पर। तो इस बंद गली का आखिरी मकान से रास्ता जाता है स्वर्ग और पृथ्वी। कुल मिला के ये तीनों इनकी कहानी संग्रह हो गए हैं। फिर है उपन्यास, उपन्यास इनका ये जो है सूरज का 7वां घोड़ा, इसके ऊपर तो फिल्म भी बन चुकी है, मूवी भी बन चुकी है, सूरज का 7वां घोड़ा इस पर। गुनाहों का देवता और 11 सपनों का देश, आसानी से याद हो जाएगा। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता और 11 सपनों का देश। गुनाहों और 11 सपनों का देश याद रह जाएगा, गुनाहों का देवता और 11 सपनों का देश। फिर उसके बाद में इनकी जो निबंध संग्रह है उनके नाम है ठेले पर हिमालय। सोचिए, एक ठेला देखा, उस पर बर्फ देखी और उसको देख करके इन्होंने एक पाठ लिख डाला। तो निबंध लिखा है इन्होंने ठेले पर हिमालय पश्यंती। ये बहुत ही प्यारा शब्द है इसलिए याद रह जाएगा, ठेले पर हिमालय पश्यंती। कहनी अनकहनी, देखिए एक जैसे शब्द दोनों, कहनी अनकहनी, कहनी अनकहनी, ये भी देखिए एक जैसे शब्द है। मुक्त क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे, मुक्त क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे आदि इनके निबंध संग्रह। और धर्मवीर भारती ग्रंथावली नाम से, धर्मवीर भारती ग्रंथावली नाम से इनके संपूर्ण वांग में, यानी जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वह पद्य हो चाहे वह गद्य हो, संपूर्ण एक साथ इकट्ठा कर दिया गया 9 खंडों के अंदर यह विभक्त है। साथियों, इन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए भारत सरकार के द्वारा। लगभग 20 से अधिक इन्हें सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख 2-3 सम्मान यह है। भारत भारती उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, व्यास सम्मान, पद्मश्री और महाराष्ट्र गौरव आदि इन्हें सम्मान मिल चुके हैं। हमारे पाठ्यक्रम में आया है वह है काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे ये पाठ है, ये कब का है ध्यान से सुनिएगा। ये ज्येष्ठ मास जब बीत जाता है, यानी भीषण गर्मी वाला महीना, जेठ का महीना, वो बीत जाने तक भी बारिश नहीं हुई और आखिरी दिनों में ज्येष्ठ मास के अथवा अगला मास शुरू हो चुका है, आषाढ़ मास के 15 दिन भी बीत चुके हैं, तब भी जब वर्षा नहीं होती है, पूरी धरती गर्मी से, भीषण गर्मी से त्रस्त होती है, ऐसी परिस्थिति में किसान और पूरे ग्रामीण जनता, शहरी क्षेत्र में तो फिर भी जल की आपूर्ति कर दी जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही बुरी स्थिति बन जाती है। जब धरती है वह सूख चुकी होती है, पपड़ी के रूप में खेतों की है, वह बीच में से जमीन फट रही होती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वह भयावह होती है। और उस स्थिति में फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से वो क्या आस्था प्रकट करते हैं, उसी पे ये पाठ आधारित है। तो चलिए देखते हैं काले मेघा पानी दे। ये संस्मरण है, यानी अपने बचपन को याद करते हुए धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, इसलिए संस्मरण है, यानी पुरानी यादें। और इसको जब लिखा है तो जो शब्दों और वाक्यों के माध्यम से एक ऐसा चित्र उभारा है
कि इसे रेखा चित्र कहा गया है। तो ये हो गया आपके संस्मरणात्मक रेखा चित्र। तो इसका हो गया है संस्मरण प्लस रेखा चित्र, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। इसमें लोक प्रचलित विश्वास यानी समाज के अंदर लोक यानी सामाजिक व्यवस्था में जो भी विश्वास है वो व्याप्त है, उस विश्वास और विज्ञान के मध्य में एक द्वंद्व को इसमें प्रकट किया गया है। लेखक है, उसकी सोच, उसकी विचारधारा, उसकी नजर, दृष्टि, वह वैज्ञानिक है, जबकि लेखक से जिसका अत्यंत लगाव है वह उसकी माता से अधिक उम्र वाली है और उनको वो जीजी कहता है, क्योंकि पूरा गांव उनको जीजी कहता है। उस जीजी का लेखक से अत्यंत स्नेह है, उस जीजी का लेखक से अत्यंत स्नेह है, उसके विश्वास है वो अलग है, उसकी जो धारणाएं अलग है, वह पूजा पाठ किया करती है और विभिन्न प्रकार के सभी कार्यक्रम होते हैं, उसमें लेखक के साथ के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं करती। इस प्रकार से ये जो है ये लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व वाला पाठ है। आषाढ़ के 15 दिन बीत चुके हैं, भीषण गर्मी हो चुकी है, पानी की कमी है, वर्षा नहीं हुई है और भारत का जो समाज है वो कैसा है, उत्सव धर्मी। यहाँ पर कष्ट समय में भी लोग उत्सव के रूप में आयोजन करते हैं और फिर अपने कष्टों को भुलाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। उत्सव धर्मी भारतीय समाज में ऐसा जुगाड़ किया जाता है जिससे वर्षा हो जाए, बारिश हो जाए। तो क्या जुगाड़ किया है, पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में लेखक इसको देखता है। लेकिन ग्रामीण समाज है, गांव के लोग हैं, इसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और उनका विचार है कि अगर ये होगा तो खूब बारिश होगी। और वो क्या है, चलिए देखते हैं। वो है सामान्य जन में वैज्ञानिक दृष्टि और सोच का अभाव इसमें दिखाया गया है। रचनात्मक विश्वास इसमें जोड़ने की बात कही गई है। लेखक का विचार है कि ये जो लोक संस्कृति है इसमें रचनात्मकता भी हो सकती है, ये विनाश क्यों, पानी की बर्बादी क्यों, कोई रचनात्मक उपाय जोड़ो, रचनात्मक विचार जोड़ो। तो जीजी के प्रति स्वयं का सद्भाव है, यानी जीजी के प्रति धर्मवीर भारती जी बहुत लगाव रखते थे और उसी लगाव के चलते उनकी वैज्ञानिक सोच है वो कुछ कर नहीं सकी, यानी वो वैज्ञानिक सोच रखते हुए भी ज्यादा कुछ प्रयास कर नहीं पाए, क्योंकि उन्हें जीजी के द्वारा किए गए सभी कार्यों में शामिल होना ही पड़ता था और इस प्रकार से वो आखिर में नाराज भी होते हैं बीच में और फिर काम भी करना पड़ता है। विज्ञान का सत्य बड़ा या सहज प्रेम का, तो आखिर में जीत किसकी होती है, विज्ञान की यानी लेखक की वैज्ञानिक सोच की जीत होती है या जीजी के प्रति उनके प्रेम की यानी सहज प्रेम के रस की जीत होती है। चलिए पाठ की ओर चलते हैं, ये पाठ के सारांश में से है। अब पाठ में चलते हैं। इंद्र सेना या मेंढक मंडली, ये दो नाम आए हैं। दोनों ही नाम क्यों है, दरअसल गांव के अंदर जब बारिश नहीं होती, जेठ और साठ का महीना, जेठ का समाप्त हो चुका होता है और आषाढ़ मास शुरू हो चुका होता है, 10 12 15 दिन बीत चुके होते हैं। ऐसे समय में गांव के कुछ बच्चे जो लगभग 10 12 वर्ष के या 15 16 18 वर्ष तक के हैं, वो सब एक जांघिया पहने हुए, एक लंगोट जैसा कुछ पहने हुए वे पूरे गांव में घूमते हैं और गांव में घूमते हुए कुछ गाते हुए सब लोगों से पानी बरसाने को कहते हैं और गांव वाले भी जो आस्था रखते हैं वो सब उनके ऊपर पानी बरसाते हैं। वो सब जब आस्था रखने वाले वो तो पानी बरसाते हैं, लेकिन जो इसको ढोंग पाखंड अंधविश्वास मानते हैं वो लोग पानी नहीं बरसाते, बल्कि इन लोगों को मेंढक मंडली कहते हैं। जो इनमें विश्वास नहीं रखते वो इन्हें मेंढक मंडली कहते हैं और जो इस विश्वास में विश्वास रखते हैं, इस रिवाज या रीति में विश्वास रखते हैं, वो लोग इन्हें इंद्र सेना कहते हैं। तो ये हो गया इंद्र सेना और मेंढक मंडली। भीषण गर्मी का ये दृश्य है, जब बता ही चुका हूं कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है, गर्मियां अपने चरम पर होती है और धरती है वह सूख चुकी होती है। सारे घरों के अंदर जितने भी ढोर ढांगर है उनकी भी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, मटके हैं वह जल से खाली हो चुके होते हैं। ऐसी भीषण गर्मी का दृश्य इसमें दर्शाया गया है, जब लोग रास्तों में चलते हुए भी लू के कारण चक्कर खा खा कर गिरने लग जाते हैं, ऐसी भीषण गर्मी का ये दृश्य है। लोगों का विश्वास होता है कि जब जब इंद्र सेना निकलेगी और हम उस पर पानी बरसाएंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर के झमाझम बारिश होगी। ऐसी बारिश होगी जिससे पूरी धरती की तपन है, पूरी धरती की तपन, लोगों की गर्मी सब दूर हो जाएगी। तो चलिए लेखक का विचार क्या है, लेखक इस पर विश्वास नहीं करता,
क्योंकि लेखक आर्य समाज में दीक्षित हो चुका है, वह आर्य समाजी विचारधारा वाला है, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वह वेदों में तो विश्वास रखता है, लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में यह भी है कि वह वैज्ञानिक नजर से वेदों को जांच करता है और लोक रीतियों को, लोक व्यवहार को वह मान्यता नहीं देता है। उसने उसे अपने तर्क पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, कसौटी पर परखता है और तब जाकर के निर्णय करता है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। आर्य समाजी संस्कार है, लेखक को इन्हीं कारणों से, उसके विचारों के कारण से कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी बनाया हुआ है। जीजी से लेखक का खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन उम्र में उसकी माता से भी बड़ी है, मैं बता चुका हूं। जब जीजी के द्वारा, जब वो मेंढक मंडली, जो लोग कहते हैं, लेखक का मानना भी यही है मेंढक मंडली, लेकिन जीजी का मानना है इंद्र सेना। तो इंद्र सेना जब गली में से गुजरती है तो बाल्टी पकड़े पकड़े जीजी छत पर आ रही होती है और वह कहती है लेखक से कि इसके ऊपर पानी डालो इन पे ताकि बारिश हो। वह साफ इनकार कर देता है, नहीं, मैं तो और सारे काम किए मैंने आज तक, आपने जितना भी कहा, लेकिन अब ये नहीं करूंगा, ये तो पानी की बर्बादी है। तो फिर जीजू से समझाती है, देखो ये बर्बादी नहीं है, ये वैसा ही है, जितना हम बोएंगे उसके अनुसार फसल होगी। तो उन्होंने फिर उपाय बताए, जैसे एक किसान होता है, वह खेत के अंदर पहले तो बिजारी करता है और बिजारी करते हुए वो खूब सारे जो है गेहूं या कोई भी अन्न है वह वहां फैला देता है। अगर उसको 50-40 मन जितना भी चाहिए होता है, वो उत्पादन करने के लिए पहले उसको खेत में बिखेरना पड़ता है। उसी तरह अगर इंद्र देवता को प्रसन्न करना है, उनसे पानी है खूब पाना है, तो उसके लिए पहले इस इंद्र मंडली के ऊपर, ये इंद्र सेना के ऊपर पानी बरसाना होगा। और वैसे भी लेखिका यहाँ पर जो जीजी है वह अपने पक्ष में ये और दलील देती है कि ऋषि मुनि भी कह गए हैं कि दान का बहुत महत्व है हमारे समाज में। कहा जाता है दान करोगे तो उसी का पुण्य मिलेगा और पुण्य मिलेगा तो बारिश होगी। ये बात उसका, वह अपना तर्क देती है। गेहूं की बुआई का उदाहरण हो गया, यथा राजा तथा प्रजा, ये कथन है, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। आजकल ये भी बदल गया है, जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा, क्योंकि ये अंग्रेजों का राज था और उस समय के अंदर जो गांधी जी के कुछ कथनों से जुड़ा हुआ ये बात करती है, क्योंकि उसका खुद का जीजी का जो लड़का है वो आजादी के आंदोलन में भाग लेते हुए अंग्रेजों की लाठियां खा चुका है, इसलिए गांधी जी का बात बात पर नाम लेती रहती है। तो इस प्रकार से जीजी का लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों की लाठियां खा चुका है। अंग्रेजी लाठियां इसलिए लिखा है कि अंग्रेजों की लाठियां। फिर है, देश में मांगे बड़ी बड़ी है, त्याग नहीं है। तो चलिए अंत में क्या होता है, वह हर प्रकार की क्रियाओं में संलग्न रहता है धर्मवीर भारती, और सारे काम वो करता है जो मन से तो नहीं चाहता, लेकिन जीजी से प्रेम होने के कारण, स्नेह लगाव होने के कारण उसे करने पड़ते हैं। और आजकल फिर अंतिम जो पैराग्राफ है उसमें लेखक बता रहा है कि देश में स्वार्थ बढ़ गया है। इसमें वो पंक्ति आई थी, वो पंक्ति आपको मैं बता देता हूं, काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, गगरी फूटी बेल प्यासा, इस प्रकार की पंक्ति है। उसमें साफ कहा गया है कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अनेकों योजनाएं चल रही है जो आम जनता को मिलनी चाहिए, और होती भी है बारिश, झमाझम बारिश होती है, लेकिन फिर भी आम जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है कि सारी की सारी योजनाएं बीच के अंदर गायब कर दी जाती है। उनका जितना भी पैसा आता है, धन आता है, वो सारा का सारा बीच वाले लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार के माध्यम से सब कुछ खा लिया जाता है। तो ये कहा गया है। तो देखिए, देश में मांगे बड़ी बड़ी है, त्याग है नहीं, स्वार्थ और भ्रष्टाचार की बातें सब लोग करते हैं, अपने ऊपर भी सब ले अगर, तो कोई भी इंसान दूध का धुला नहीं है। कुल मिलाकर के सभी इसमें लिप्त है और आम जनता हमेशा प्यासी की प्यासी रह जाती है। बेल है, वे प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, गगरी फूटी रह जाती है और बेल प्यासे रह जाते हैं। इस प्रकार ये पाठ पूर्ण होता है। अब चलिए साथियों, इसके प्रश्नोत्तर भी कर ही लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर में देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहती है? मेंढक मंडली नाम उन लोगों ने दिया है जो इस आस्था को या इस लोक विश्वास को है वे नहीं मानते, उनका विचार विज्ञान से जुड़ा हुआ है और वे इस प्रकार से पानी की बर्बादी के रूप में इसे देखते हैं
और ये मेंढक मंडली जब भी आती है, लोग व्यर्थ में अपना बड़ी मुश्किल से बचाया हुआ पानी है वह इन पर डाल देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। और जिन लोगों को ये बात पसंद नहीं है, इंद्र सेना का आना पसंद नहीं है, वे इंद्र सेना को मेंढक मंडली कहते हैं। और ये ये लोग यानी जो ये इंद्र सेना है, ये अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहती है? क्योंकि इनका मानना है कि ये इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए लोक विश्वास पर आधारित कार्य करते हैं। और ये जहां जहां जाएंगे, इनके ऊपर जो जो जितना पानी अधिक बरसाएगा, उससे इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होकर के फिर मूसलाधार बारिश या झमाझम बारिश होगी, और सारी आम जनता है वह गर्मी से बच जाएगी, जमीन को भी पानी मिलेगा, खेती भी हो सकेगी। फिर है दूसरा प्रश्न, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी ने साफ स्पष्ट किया, तर्क दिया कि हम जितना बोते हैं उतना ही काटते हैं। यानी अगर हम किसी किसान को अगर खेत में से 40-50 मन अनाज पाना है, तो उसको पहले खेत के अंदर बुआई करनी होगी, और जब बुआई होगी तभी वह खेत से अपनी फसल पा सकेगा। उसी तरह इस इंद्र सेना के ऊपर हम अगर पानी बरसाएंगे, तो ये हमारी पानी की बुआई होगी, और इंद्र देवता प्रसन्न होकर के इस बुआई के रूप में इससे कई गुना पानी हमें प्रदान करेंगे। इस प्रकार ये तर्क देकर के जीजी ने अपनी बात को सही ठहराने का प्रयास किया, और लेखक को भी उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि स्नेह था, लगाव था। विज्ञान और प्रेम दोनों में से एक का चयन करना हो, तो लेखक को अंततः प्रेम का, अपने इस लगाव का चयन करना पड़ा। पानी दे गुड़धानी दे, इसमें मेघों के साथ साथ पानी और गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? पानी, बारिश, गर्मी है भीषण, खेत सूखे पड़े हैं, मवेशी है वे भूखे प्यासे मर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में पानी की तो आवश्यकता है ही। और जब पानी होगा तो पानी के साथ साथ अन्न की भी मांग इसमें की गई है। गुड़धानी का स्वरूप है वह अन्न के रूप में, जितना पानी बरसेगा खेतों में उतना ही गेहूं होगा, बाजरा होगा, जो भी फसल उस समय में होगी, वो फसल फिर उसके बाद में अन्न रूप में उपजेगी, और फिर उस प्रकार वह सभी को मिष्ठान्न प्रदान करने वाली होगी, अर्थात अन्न देने वाली होगी। इसलिए गुड़धानी का है जो नाम आया है, गुड़धानी की मांग की गई है। गगरी फूटी बेल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बेलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? गगरी फूटी बेल प्यासा इसलिए कहा गया है, यहाँ पर सरकारी योजनाओं के ऊपर भ्रष्टाचार होने के कारण से व्यंग्यपूर्ण ये बात कही गई है कि योजनाएं खूब आती है, खूब संचालित होती है, लेकिन वास्तविक धरातल तक पहुंच नहीं पाती, और गगरी फूटी हुई होती है, अर्थात आम जनता तक नहीं पहुंचने के कारण, और बेल प्यासे यानी जिनको आवश्यकता होती है, उन आम जनता को ये योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। बीच वाले पदाधिकारी सब लाभ ले जाते हैं, सारा पैसा खा जाते हैं। फिर है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? इसमें नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है क्योंकि हमारे यहाँ नदियों को पवित्र और पूज्य रूप में माना गया है, और जब पानी की अति आवश्यकता होती है, तो पानी की आवश्यकता के कारण इंद्र देवता से पानी मांगने के लिए पवित्र जल की प्राप्ति के उद्देश्य से पहले पहले गंगा मैया की जय बोली जाती है। समाज के अंदर हमारे भारतवर्ष में तो गंगा नदी ही एक ऐसी नदी है जो सबसे पवित्र भी है, और सबसे अधिक कृषि क्षेत्र के रूप में ये जो जल की सिंचाई का कार्य करती है। तो गंगा माता उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड आदि 5-6 राज्यों से गुजरते हुए वहां सब क्षेत्रों में है, सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है। इस कारण से पहले पहल ये जो इंद्र सेना है वो गंगा मैया की जय बोलती है। फिर है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। यानी कुल मिलाकर के ये जो प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है छठा, उस प्रश्न में पूछा क्या गया वो बता देता हूं। इस प्रश्न में सीधा से ये पूछा गया है कि लेखक धर्मवीर भारती का वैज्ञानिक सोच है वो जीजी के प्रेम और लगाव के सामने झुक क्यों जाती है? तो जाहिर सी बात है, स्नेह है प्रेम बड़ा या विज्ञान? तो यहाँ स्नेह प्रेम को ज्यादा महत्व दिया गया है। जाहिर सी बात है, कितनी वैज्ञानिक सोच क्यों ना हो, लेकिन हमारी जो आस्था है, प्रेम है, स्नेह है, उसके पीछे हर धर्मवीर भारती को हर वो कार्य करना पड़ता है जो वह नहीं करना चाहता है।
बताया गया है। दीपावली पे भी काफी सारे, होली पे सतिया मारना, काफी सारे जो है बांटना, काफी सारी चीजों का बांटना करना, सब करना पड़ता है। इस इंद्र सेना पर भी पानी फेंकने के लिए जीजी कहती है, हालांकि वो इनकार कर देता है, पर आखिर में वो उसको वापस मना ही लेती है और किसी भी प्रकार से इस स्नेह की जीत होती है और विज्ञान की हार होती है। लोक रिवाजों के और प्रेम के साथ में जीजी जीत जाती है, लेखक धर्मवीर भारती हार जाता है। तो प्यारे साथियों, पाठ एकदम सरल है, केवल एक शब्द भंडार की आवश्यकता है। शब्द भंडार के लिए आपके यहाँ मैंने कुछ ये पॉइंट नोट कर दिए हैं। आप अगर इनको याद कर लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद याद कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करते रहें, क्योंकि आपके लिए मैंने ये बनाया है। और अभी 2-3 पार्ट और हैं, उनको भी मैं क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद। जय सिया राम। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बंद करता हूं। धन्यवाद।